नमस्कार दोस्तों, O2IS अकेडमी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम कुलदीप सिंह है। हम लोग बात कर रहे हैं एचपीएस प्रीलिम मार्क बूस्टर 2.0 के बारे में। सो दिस इज़ माय 12th वीडियो। हम लोग जो है ये डे 12 पे पहुंच गए हैं अपने, और ज्योग्राफी हम लोगों ने पिछले वीडियोस में कवर कर लिया। अगर अभी तक आपने नहीं किया तो वो आई बटन में आ रहा होगा, सारी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ पे प्लेलिस्ट को जाके देख सकते हो। सारी ज्योग्राफी हम लोगों ने कवर करी ऑलमोस्ट। डे 12 में आ जाते हैं हम लोग। थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट के पोर्शन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इन्वायरमेंट के भी काफी क्वेश्चंस आपको देखने में मिलते हैं, बोथ करंट एज वेल एज आपको जो कंसेप्चुअल पोर्शन है वो भी है वहां पे। ठीक है जी, थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट के ऊपर आज कंसेप्चुअल पोर्शन के ऊपर बात करूंगा, एंड देन उसके बाद थोड़ा करंट पोर्शन के ऊपर मूव करेंगे हम लोग। अगेन जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया, प्लीज एप्लीकेशन डाउनलोड करो जाके, वहां पे एचपीएस प्रीलिम मार्क बूस्टर 2.0 है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे जाके हम लोग बहुत सारे एमसीक्यूज ऐड कर रहे हैं। ये एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करो, आपकी रिवीजन, आपकी प्रैक्टिस होगी। एमसीक्यूज करना बहुत बहुत जरूरी है भाई। अगर आपने प्रीलिम्स क्रैक करना है तो एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो। एमसीक्यू प्रैक्टिस करने का टाइम तो आप निकाल सकते हो, हार्डली जो है 30-40 एमसीक्यूज एवरीडे हम लोग जो है देने की कोशिश कर रहे हैं आपको। ठीक है जी, सो गाइस चलिए फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये कुछ एमसीक्यूज है हमारे, फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक के ऊपर हम लोग बातें कर रहे हैं इन्वायरमेंट के ऊपर, और आज मैं बात करूंगा इकोसिस्टम के कंसेप्ट के बारे में। हम लोग बात करेंगे इकोलॉजी, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। और इकोलॉजी के अंदर जो भी आपका स्ट्रक्चर बनता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर आपको देखते हैं, वो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, उनको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करूंगा, प्लस उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर एड्यू। इकोसिस्टम से या इकोलॉजी से हम लोग क्या कर समझते हैं? इकोलॉजी एक्चुअली ये क्या है? ये दो वर्ड्स का मिक्सचर बना हुआ है, दैट इज ओइकस एंड लोगस। ठीक है जी, ओइकस एंड लोगस ये दो वर्ड्स का है। और ये ओइकस का मतलब क्या होता है? ह्यूमन एनवायरनमेंट। लोगस का मतलब था स्टडी। सो स्टडी ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। इकोलॉजी जो है वो कुछ नहीं है, इट इज स्टडी ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। अर्नेस्टीन हैक्ल, इसको हम लोग जो है फादर ऑफ इकोलॉजी भी बोलते हैं। इन्होंने जो इस ब्रांच को स्टार्ट किया था, वेरी वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, बहुत लाइक बायोलॉजिस्ट थे, बहुत सारे स्पीशीज को इन्होंने डिस्कवर किया, एंड ही वाज द वन टू स्टार्ट द डिसिपल ऑफ इकोलॉजी। सो इकोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ह्यूमन एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं, या ओवरऑल अगर हम देखें तो एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं, और देखते हैं उसके अंदर किस तरह से जो जीव जंतु है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो बायोटिक आपका जो फैक्टर्स हैं, वो किस तरह से ए बायोटिक फैक्टर्स या नॉन लिविंग और इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक है जी, इस इंटरेक्शन को हम समझते हैं, कैसे जीव जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे जीव जो है वो अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं और एक इको सिस्टम बनाते हैं, एक एक सिस्टम बनाते हैं। इस चीज को हम लोग जो है इकोलॉजी में समझते हैं। ठीक है जी, सो इट वाज दिस गाय अर्नेस्ट हेनरिच फिलिप अगस्टीन हैकल। अभी तो नहीं, अभी आपका पेपर है, बट अगेन पेपर के बाद अगर टाइम लगे तो इस भाई के बारे में पढ़ना। वेरी वेरी वंडरफुल पर्सन। सो इकोलॉजी हम लोग ये पढ़ते हैं, इंटरेक्शन पढ़ते हैं हम लोग इंडिविजुअल अपना ऑर्गेनिजम्स के बीच में और ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट के बीच में। इनके वर्ड थे कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद एवरीथिंग एल्स एंड देयर इज एन कांस्टेंट इंटरेक्शन। हर जीव जो है हर दूसरे जीव के साथ और अपने पर्यावरण के साथ, एनवायरनमेंट के साथ वो क्या कर रहा है? वो कांस्टेंट इंटरेक्शन में है, और इसी इंटरेक्शन को हम लोग जो है इकोलॉजी में पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, क्या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम लोग यहाँ पे देखते हैं? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हम लोग देखते हैं कि फिजिकल इन्वायरमेंट कैसे लिविंग इन्वायरमेंट के साथ एक्ट कर रहा है। फिजिकल इन्वायरमेंट जिसे हम ए बायोटिक फैक्टर्स भी बोल देते हैं, बायोस्फीयर या बायोटिक, इसको हम लोग बायोटिक फैक्टर्स भी बोल देते हैं। ठीक है जी, ए बायोटिक फैक्टर बेसिकली वो फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं, वो फिजिकल चीजें हैं जो क्या कर रही हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्ट करते हैं। जैसे अगर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा था तो हम लोग ये तीन एस्पेक्ट्स में देखते हैं, जैसे लिथोस्फीयर है आपका, एटमोस्फियर है आपका, हाइड्रोस्फीयर है। ये क्या है? आपके वो फिजिकल एनवायरनमेंट के कंस्टिट्यूएंट्स हैं जो फिजिकल एनवायरनमेंट बनाते हैं। इसके अलावा लाइट है आपका, ये जो है फिजिकल एनवायरनमेंट के कंस्टिट्यूएंट्स बनते हैं। ठीक है जी, ये जो है अगेन किसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं? जहां पे आइडियल कंडीशन, सुटेबल कंडीशंस बनती है, वहां पे क्या बनता है? बायोस्फीयर बनता है, या स्फीयर ऑफ लिविंग बनता है। बायो का मतलब लिविंग है ना, लिविंग जीव जंतु जो है जहां पे मिलते हैं हम बायोस्फीयर बोलते हैं, और कलेक्टिवली उसको हम एक टर्म यूज करते हैं बायोस्फीयर। एंड ये बायोस्फीयर जो है, ये बायोस्फीयर में जो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या कर रहे हैं? इस फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ या इस फिजिकल एनवायरनमेंट पे इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है जी, सो बायोस्फीयर हमें समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बायोस्फीयर को मैं इन डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा, पर उसके लिए उससे पहले आपको ये मैप याद होना चाहिए। अगर आपको ये मैप याद है ना बॉस, ये फ्लो डायग्राम आपको याद है, तो आपके लिए लाइक बायो या अपना इकोलॉजी को समझना इट इज वेरी वेरी इजी। ठीक है, सो बायोस्फीयर, बायोस्फीयर एक जेनेरिक टर्म है। ठीक है, इसको इस तरह समझो, इट्स अ जेनेरिक टर्म
जो कि हम लोग ऑल कलेक्टिव लिविंग बीइंग्स इन आवर अर्थ, उनको हम डिनोट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है जी, जितने भी जीव जंतु हैं, मतलब जीवित प्राणी हैं जो कि हमारी धरती में देखने में मिलते हैं, उन्हें हम कलेक्टिवली बायोस्फीयर में डाल देते हैं। बायोस्फीयर उनको हम लोग एक जेनेरिक वर्ड यूज कर देते हैं। ठीक है, बट इसके नीचे भी क्या है, आपको ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है, प्रॉपर हायरार्की देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे अगर मैं ह्यूमन के साथ इसकी एनालॉजी ह्यूमन के साथ करूं, तो ह्यूमन का सबसे छोटा जो है, सबसे मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट क्या है आपका, दैट इज अ सेल, है ना। सेल होता है, सेल के ऊपर आपको मिलता है टिश्यू, टिश्यू के ऊपर आपको मिलता है बहुत सारे टिश्यूज मिलकर क्या बनाते हैं, वो ऑर्गन्स बनाते हैं। ऑर्गन्स मिला के जो है ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं आपके। ठीक है नहीं, ऑर्गन सिस्टम बनता है आपका, एंड ऑर्गन सिस्टम जो है मिलकर क्या बनाते हैं, वो ह्यूमन बीइंग बनाते हैं ना। सो इस तरह की बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है। सेल्स मिलकर टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू मिलकर आपका ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन स्ट्रक्चर, एंड ऑर्गन सिस्टम्स जो है वो क्या बनते हैं, ह्यूमन बीइंग बनाते हैं। इसी तरह से बायोस्फीयर का भी है। ठीक है, बायोस्फीयर का जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो सबसे इंडिविजुअल यूनिट क्या है आपका, दैट इज एन ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन बीइंग में ऑर्गेनिज्म जो है वो टॉप में है, बायोस्फीयर में ऑर्गेनिज्म से जो चीज जो है स्टार्ट होती है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म से फिर हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और हम लोग कलेक्टिविटी देखते हैं। एक प्रकार के जीव की जो कलेक्टिविटी एक जगह के अंदर, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन। ठीक है कि नहीं, पॉपुलेशन दैट मीन्स उस जानवर के कितने नंबर्स एक पर्टिकुलर जगह में मिल रहे हैं, उसको हम लोग पॉपुलेशन बोल देते हैं। पॉपुलेशन, बहुत सारे जानवरों की पॉपुलेशन, बहुत सारे जीवित जंतुओं की पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर जगह में मिलती है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग बायोटिक कम्युनिटी बोल देते हैं। ठीक है जी, बायोटिक कम्युनिटी। ये बायोटिक कम्युनिटी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है, वो compete करती है, वो बेसिकली म्यूचुअलिज्म दिखाती है, कंपटीशन करती है, एक दूसरे को सपोर्ट करती है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे होती है। हम करेंगे बात इसके बारे में। बायोटिक कम्युनिटी जब अपने फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करती है, तो एक फंक्शनल यूनिट बनाती है, जिसे हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है जी, इकोसिस्टम इज नथिंग बट बायोटिक कम्युनिटी मल्टी और बेसिकली इंटरेक्टिंग विद द फिजिकल इन्वायरमेंट। ठीक है जी, फिजिकल इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन करते हैं। तो आपने देखा कि बायोस्फीयर में भी मैंने यही डेफिनेशन बोली है ना, कि एबायोटिक फैक्टर्स एंड बायोटिक फैक्टर इंटरेक्ट कर रहे हैं। बट बायोस्फीयर एक हमने जेनेरिक वर्ड लिया हुआ है, एक्चुअल में इसकी फंक्शनल यूनिट क्या है, वो एक इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम में आपको जो है इट इज आप कह सकते हो माइक्रो बायोस्फीयर आपको देखने में मिलता है, या माइक्रो बायोस्फीयर है, जिसके अंदर हम क्या ये आपका बायोटिक एंड फिजिकल इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन देखते हैं। ठीक है जी, सो बहुत सारे इकोसिस्टम्स देन मिलकर क्या बनाते हैं, वो लैंडस्केप्स बनाते हैं। ठीक है जी, लैंडस्केप्स बनाते हैं, बहुत सारे लैंडस्केप मिलके जो है वो रेल्म्स बनाते हैं। रेल्म्स और बड़े बड़े एरिया जहां पे आपको सिमिलर तरह का जो है सॉरी आपका रेल्म चले नहीं, इसके पहले आता है बायोम्स, है ना। सो बायोम्स आर दोज बड़े बड़े एरियाज जो कि ह्यूज लेंथ एंड ब्रेथ के एरिया, जहाँ पे फिजिकल लाइक सेम फिजिकल एनवायरमेंटल कंडीशन मिलती है, जैसे टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न, वहां पे सिमिलर तरह का बायोटा आपको देखने को मिलता है। ठीक है जी, बायोम्स के बाद जो है इवेंचुअली हम लोग देखते हैं रेल्म्स, एक छोटा सा वर्ड यूज करते हैं, देन रेल्म्स के ऊपर आता है आपका बायोस्फीयर। सो ये बेसिकली स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर हम लोग जो है देखते हैं। ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होता है, पॉपुलेशन, बायोटिक कम्युनिटी, इकोसिस्टम, लैंडस्केप, बायोम्स एंड रेल्म्स, एंड देन उसके बाद बायोस्फीयर। सो अगेन ये जो चार्ट है, हर इसी चार्ट को हम लोग इकोसिस्टम या इकोलॉजी में पढ़ते हैं, और सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, सो ऑर्गेनिज्म बेसिकली क्या है, कोई भी जीवित जंतु जो कि एक स्पेसिफिक प्रकार का जंतु है, जिसके अंदर स्पेसिफिक आपको जो है कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं, उसको हम लोग जो है ऑर्गेनिज्म बोल देते हैं। एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म जिनकी एक ही तरह की फिजियोलॉजी होती है और वो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर पाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग स्पीसी बोल देते हैं। ठीक है, इट बिकम्स अ पर्टिकुलर स्पीसी। ठीक है, जैसे बर्ड की स्पीशी है, जैसे टाइगर की स्पीशी है, जैसे ह्यूमंस की स्पीशी है ना, तो ये बेसिकली क्या बन जाते हैं, स्पीसी बन जाते हैं। इकोलॉजी में हम लोग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग जो है ऑर्गेनिजम्स की फिजियोलॉजी पढ़ते हैं कि भाई कोई जानवर है वो इस तरह से क्यों दिखता है, बर्ड्स के पंख क्यों होते हैं, लाइक टाइगर्स के हूफ सॉरी क्लॉज क्यों होते हैं, जैब्रास के हूफ्स क्यों होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। उनकी फिजियोलॉजी, उनके बिहेवियर, बायोलॉजिकल बिहेवियर के बारे में ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं। उनकी अडेप्टेशन के बारे में पढ़ते हैं, ये सारा कि किस तरह से वो इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर रहे हैं, वो सारी चीजें हम लोग ऑर्गेनिज्म के अंदर पढ़ते हैं। आगे बताऊंगा अभी आपको। देन पॉपुलेशन में क्या होता है, अगेन पॉपुलेशन में अगेन दिस इज नंबर ऑफ किसी स्पीसी के जो नंबर हैं किसी एरिया में वो कितने मिलते हैं आपको, जैसे कि अगेन लाइक हम लोग बात कर सकते हैं प्राइड ऑफ लायंस आपको देखने को मिलता है, या फिर है ना शोएल्स ऑफ
शोल्स ऑफ आपका फिश हो गया, तो ये आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये दिस आर व्हाट, दिस आर पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन के ऊपर देन आती है बायोटिक कम्युनिटी। बायोटिक कम्युनिटी मींस अलग अलग जानवर किस तरह से आपके अलग अलग इंटरेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। ये चलो हम लोग आगे साथ साथ में देख ही लेते हैं इसको। सबसे पहले ऑर्गेनिज्म के ऊपर आ जाते हैं। ऑर्गेनिज्म में क्या देखते हैं हम लोग, स्पीसीज एक बेसिक यूनिट बन जाता है, फंडामेंटल यूनिट है इकोलॉजी की स्टडी का, और इसमें फॉर्म, फिजियोलॉजी, बिहेवियर, डिस्ट्रीब्यूशन, अडेप्टेशन, ये सारी देखते हैं। इसमें बेसिकली हम लोग ऑर्गेनिज्म को देखते हैं विज़ावी उसके फिजिकल इन्वायरमेंट के एस्पेक्ट से, ठीक है, कि वो फिजिकल इन्वायरमेंट में किस तरह रह रहा है, क्या उसकी अडेप्टेशन है, क्या फिजियोलॉजी है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑर्गेनिज्म में जब हम पढ़ते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पहला है आपका हैबिटेट एंड निशी। सो ये बेसिकली वो पॉइंट है जो आप कंसेप्चुअल पोर्शंस में जो आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हैबिटेट एंड निशे क्या होता है? हैबिटेट देखो, अगर इसको आप इस तरह से देखो, आप जो है घर का किसी को अपना लाइक अगर आप कोई बिजनेस कार्ड देते हो अपना, है ना, लाइक अभी आपने किसी का बिजनेस कार्ड लिया होगा, तो वहां पे जो है आपका नाम या किसी बंदे का नाम लिखा है, उसके आगे प्रोफेशन लिखा होता है कि नहीं? प्रोफेशन लिखा है, जैसे कि डॉक्टर ABC, है ना, ये इसका इस तरह से प्रोफेशन लिखा हुआ है, और फिर उसका लिखा हुआ एड्रेस, है ना, इतने 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 एड्रेस में इतने 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 यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। सो बेसिकली यही चीज हर ऑर्गेनिज्म के लिए होती है। हर ऑर्गेनिज्म का एक जो है प्रोफेशन होता है, हर ऑर्गेनिज्म का एक हैबिटेट होता है, ठीक है जी, एक सॉरी एड्रेस होता है, ठीक है। सो हैबिटेट क्या है? हैबिटेट इज द एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। दैट मीन्स ये वो हैबिटेट इज दैट प्लेस जहां पे एक ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलता है, जहां वो सर्वाइव करता है, ग्रो करता है, रिप्रोड्यूस करता है, और अपनी एक हेल्दी पॉपुलेशन को मेंटेन करता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज ए हैबिटेट। सो इट इज एन एड्रेस, है ना। नीश जो है या निशे जो है वो क्या होता है? वो उस ऑर्गेनिज्म का क्या है? प्रोफेशन है। व्हेन प्रोफेशन, व्हाट डू आई मीन बाय प्रोफेशन? दैट मीन्स कि वो उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल कंडीशन में, वो कुछ पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल कंडीशन में क्या फंक्शनल रोल निभाता है किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम के अंदर, तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? उसे हम लोग निशे बोल देते हैं। उसे निश जो है इट इज नथिंग बट अ फंक्शनल रोल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जो कि वो पर्टिकुलर सेट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस में निभाता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज हैबिटेट एंड निश। निश को हम लोग किस तरह कैटेगराइज करते हैं? हम लोग कैटेगराइज करते हैं बेस्ड ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशन जहां पे वो ऑर्गेनिज्म मिलता है आपका, ठीक है। जैसे कि अगर मैं निश की बात करूं, तो बैक्टीरिया जो है इसका निश बहुत ज्यादा बड़ा है। दैट मीन्स वो बहुत ब्रॉड रेंज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन में मिल जाता है, और इस करके जो है आपको बहुत ज्यादा बड़े लाइक जगहों में वो देखने को मिलेगा। उसका एड्रेस जो है, हैबिटेट जो है, काफी जगहों में मिलेगा आपको, ठीक है। बर्फ में भी देखने को मिल जाता है, अंडर वाटर, अंडरग्राउंड भी देखने को मिल जाता है, इवन वोल्केनिक विंड्स तक में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एक्टोथर्म्स एंड एंडोथर्म। जानवरों में जो है अगेन एनवायरनमेंट के साथ जो भी अडेप्टेशन, उसमें एक्टोथर्म्स एंड एंडोथर्म्स भी एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है। एंडोथर्म्स जो है वो क्या होते हैं? ये वो जानवर है जो फिजियोलॉजिकली दे आर फार मोर सुपीरियर, एंड इनके पास जो है कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं, जिनके साथ वो क्या कर सकते हैं? वो अपने एक फिक्स बॉडी के तापमान को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। जो आइडियल टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर सकते हैं, चाहे बाहर 10 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाए या 50 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाए, उनके पास उस तरह के मैकेनिज्म्स हैं कि वो 37 डिग्री सेल्सियस, जो कि ह्यूमंस की बात कर रहा हूं मैं, तो वो मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है जी। इन्हें हम लोग कहते हैं फिजियोलॉजिकली कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स या इवॉल्व्ड ऑर्गेनिजम्स। सो इनको बेसिकली एग्जाम्पल इसका, जैसे कि आपको मैमल्स में सब में ये सिस्टम देखने को मिल जाता है, बर्ड्स में आपको ये सिस्टम देखने को मिल जाता है। वो जो है क्या कर सकते हैं? इररिस्पेक्टिव टू द इन्वायरमेंट, वो जो है अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है। एक्टोथर्म जो है वो जानवर होते हैं जो इतने ज्यादा फिजियोलॉजिकली सुपीरियर नहीं होते, उनके पास इतनी मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं है कि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर लें डिस्पाइट इन्वायरमेंटल कंडीशंस। तो वो क्या करते हैं? वो बेसिकली इन्वायरमेंट के ऊपर रिलाई करते हैं फॉर मेंटेनिंग देयर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। जैसे कि हम बात करें रेप्टाइल्स, मोस्टली रेप्टाइल्स हैं आपके एंड एम्फीबियंस हैं, ये जो है ये स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। जैसे अगर स्नेक की बात करें, तो अगर टेम्परेचर जो है इन्वायरमेंट का टेम्परेचर वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, तो उसका जो शरीर का तापमान गिरने लग जाएगा, तो क्या करेगा? वो धूप में चला जाएगा, ठीक है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर, तो क्या करेगा? वो छाँव में चला जाएगा। सिमिलरली क्रोकोडाइल्स है, क्रोकोडाइल जब पानी में चले जाते हैं, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो पानी में चले जाते हैं, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो वो धूप में आके बास करते हैं, है ना। तो दीज आर कॉल्ड एज एक्टोथर्म्स एंड एंडोथर्म्स। एक्टोथर्म्स जनरली आर नॉक्टर्नल क्रीचर्स, बिकॉज वो खुद इतना ज्यादा फिजियोलॉजिकली इवॉल्व नहीं होते, तो दे आर जनरली नॉक्टर्नल क्रीचर, रात को ही बाहर निकलते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा प्लांट्स में भी आपको बहुत अलग अलग प्रकार की
अडेप्टेशन कह लो, अडेप्टेशन देखने को मिलते हैं, प्रकार देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये लिखे हैं मैंने, सियोफाइट्स हैं, हेलियोफाइट्स हैं, हाइड्रोफाइट्स हैं, जेरोफाइट्स हैं, हेलोफाइट्स हैं। सियोफाइट दे आर शेड टॉलरेंट, है ना, ये वो प्लांट है जो कि शेड को टॉलरेट कर लेते हैं, शेड में आराम से जो है रह लेते हैं, और मतलब कि उन्हें डायरेक्ट सनलाइट ना भी मिले तब भी वो दे आर कंपैरेटिवली ओके विद इट, ठीक है ना। हम लोग टी कॉफी पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, तो दे आर सियोफाइटिक प्लांट, है ना। हेलियोफाइटिक प्लांट दोज हु लव सन, है ना, सन के बिना जो है दे विल नॉट सर्वाइव। एग्जाम्पल जैसे कि सनफ्लावर हो गया, है ना, ये क्या करता है, ये सन की लाइक डायरेक्ट सनलाइट को जो है लाइक करता है। देन सिमिलरली हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो जनरली हाई वाटर कंडीशंस में आपको देखने को मिलते हैं, लाइक वाटर लॉज, जैसे आपने जो एक्वाटिक अगर आपने प्लांट्स देखे होंगे, जैसे कि इकोर्निया होता है, लोटस होता है ना, इकोर्निया इज ऑल्सो कॉल्ड एज वाटर हाइसिंथ। सो इट्स अ काइंड ऑफ इन्वेसिव वीड, आगे कभी पढ़ेंगे इसको, ठीक है। सो हाइड्रोफाइट दोज प्लांट जो कि बेसिकली ऐसे वाटरी कंडीशन में जो है अपने आप को सर्वाइव करते हैं। और कैसे सर्वाइव करते हैं, क्योंकि बेसिकली इनके जो स्टेम्स हैं, पेट्यूल्स हैं, उनके अंदर क्या होते हैं, इस तरह के ब्लैंक एरियल स्पेसिस होती हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एरेनकाइमा बोलते हैं, ठीक है। जो एरेनकाइमा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ सकते हैं। देन इज जेरोफाइटिक शर्ब, जेरोफाइटिक प्लांट जनरली कहाँ पे, जहाँ पे वाटर डेफिशिएंट, या आप ये बोल सकते हो कि ड्रॉट प्रोन एरियाज या फिर एरिड सेमी एरिड एरियाज, वहां पे आपको देखने मिलते हैं, जैसे कि कैक्टस है, इस तरह के प्लांट्स होते हैं जो कि बहुत कम वाटर कंडीशन में भी सर्वाइव करते हैं। फाइनली हेलोफाइट्स, हेलोफाइट्स वो प्लांट्स हैं आपके जो कि हाई सॉल्ट कंडीशंस में इजीली सरवाइव करते हैं, ठीक है, जैसे कि मैनग्रूव्स हैं आपके, है ना, मैनग्रूव की वेरियस वैरायटीज वो इजीली सरवाइव कर जाती हैं। ओके, तो इसके अलावा और बात पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट एरियाज में, दिस इज कैमोफ्लाज, है ना। कैमोफ्लाज जो है, इट इज अ टेक्निक यूज्ड बाय एनिमल्स, जनरली एनिमल्स यूज करते हैं इसको फॉर व्हाट, फॉर आइदर प्रिडेशन और आइदर फॉर हाइडिंग देमसेल्व्स फ्रॉम द प्रे, ठीक है ना, मरने मारने से जो है, मरने मारने के लिए यूज करते हैं इसको। कैमोफ्लाज, ठीक है, अलग अलग तरह का कैमोफ्लाज होता है, जैसे डिस्गाइज कैमोफ्लाज होता है, डिसरप्टिव कैमोफ्लाज होता है, कंसीलिंग कैमोफ्लाज होता है, एंड मिमिक्री होती है, ठीक है जी। जैसे कि डिस्गाइज में क्या होता है, डिस्गाइज में एक जानवर जो है एक्टिवली अपने इन्वायरमेंट के कलर्स को ले लेता है, उसको जो है अडॉप्ट कर लेता है, और क्या करता है, वहां पे छुपने की कोशिश करता है, जैसे कि कैमिलियन है, ठीक है, आपका को कैमिलियन होता है, या फिर अगर ऑक्टोपस की बात करें, ऑक्टोपस भी जो है इट्स काइंड ऑफ अ सेम एनिमल, है ना। डिसरप्टिव में क्या होता है, एक जानवर के पास फिक्स कलरेशन होती है, बट उसके अंदर कलरेशन इस तरह की होती है कि वो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में ब्लेंड हो जाता है, ठीक है। इसमें फर्दर प्रकार है, जैसे डिसरप्टिव में क्या होता है, जैसे टाइगर है, टाइगर के पास जो है क्या है, सेम कलर नहीं है, डुअल कलर है, जिसमें उसको डार्क स्ट्राइप्स दे रखी हैं, और ये डार्क स्ट्राइप जो है जनरली क्या करती है, वो कैमोफ्लाज का काम करती है ग्रासलैंड वाले एरिया में, ठीक है। सिमिलरली कंसीलिंग है, कंसीलिंग में क्या होता है, जानवर के पास सेम तरह का एक ही कलर होगा, लाइक एक सिंगल कलर जनरली जो है जानवर होगा, और वो क्या करेगा, वो अपने एनवायरमेंट में प्रॉपर्ली ब्लेंड कर जाएगा, जैसे पोलर बियर होता है, या फिर जैसे कि फॉरेस्ट आपका आउलेट हो गया, या फिर आर्कटिक आउलेट हो गया आपका, ये सारी चीजें, ये सारे लोग जो हैं इस तरह की वो करते हैं, कैमोफ्लाज करते हैं, ठीक है जी। देन इज मिमिक्री, मिमिक्री में क्या होता है, बेसिकली एक जानवर, एक्स जानवर जो है वो वाई जानवर की मिमिक्री करता है, क्यों, बिकॉज उसका जो एक्स का जो प्रेडिटर है जेड, वो वाई जानवर को नहीं खाता है, ठीक है नहीं, तो एक्स क्या करता है, वो वाई की तरह दिखने की कोशिश करता है, उसकी तरह बिहेव करने की कोशिश करता है, इवन उसकी तरह जो है फीचर्स अडेप्ट कर लेते हैं ताकि उसे खाया ना जाए। एग्जाम्पल जैसे कि बड़े सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल दिखाऊं आपको, सो दिस इज एलिफेंट हॉक कैटरपिलर। अब देखो ये कैटरपिलर जो है, वैसे बर्ड जो है इसे बड़ी प्यार से खाती हैं, बहुत अच्छा टेस्टी भी लगता होगा शायद, स्नेक्स भी खाती हैं, सॉरी आपका जनरली बर्ड्स इन्हें खाती हैं। सो इवेंचुअली क्या है, इसके ना पीठ के ऊपर ऐसी आंखें सी बनी हुई है, इस तरह आंखें टाइप की बनी हुई है, एंड जब भी कोई जानवर इसे खाने की कोशिश करता है ना, तो इस तरह से ऐसे अपना सर उठा लेता है, जैसे सांप फन उठाता है अपना, तो ऐसे लगता है कि इट्स अ स्नेक। सो इवेंचुअली बर्ड जो है इसे खाती नहीं है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली मिमिक्री करना, सांप की मिमिक्री कर रहा है ना। इसके अलावा बटरफ्लाइज में आपको बहुत ज्यादा मिमिक्री देखने में मिलती है, अलग अलग दो इंपॉर्टेंट प्रकार की देखने में मिलती है, बैटिसियन एंड मुलेरियन, ठीक है। बैटिसियन में क्या होता है, एक्स जो है वो वाई को फिजिकली तो मिमिक कर पाता है, बट बायोलॉजिकली मिमिक नहीं कर पाता है, मीन्स उसके जैसे दिखने लग जाएगा, बट उसकी जैसी ताकत नहीं लेके आ पाएगा, है ना, उसके जैसे जो शक्तियां हैं वो नहीं लेके आ पाएगा। और मुलेरियन मिमिक्री में क्या होता है, जो एक्स है वो वाई की तरह दिखने भी लग जाता है, और उसकी तरह क्या करता है, उसकी तरह ताकत भी ले आता है, ठीक है। जैसे होता है ना क्लास में बचपन में कोई तगड़ा बच्चा होता था क्लास का, है ना, तो उसकी, या फिर कोई ऐसे टपूरी टाइप बच्चा होता था क्लास का जिससे सब डरते होते थे, तो आप जो भी मतलब नॉर्मल नए बच्चे आते थे वो क्या करते हैं, वो उसकी तरह ऐसे कॉलर उठा के चलना, ऐसे ना मतलब कूल सी लैंग्वेज यूज करना, ताकि बेसिकली क्या हो कि
उसको जो है मतलब उसकी तरह दिखने के कारण शायद उसकी लाइक उस बच्चे के साथ कोई मतलब बुलिंग ना हो, है ना, इस तरह की चीजें। और दूसरा क्या है कि भाई आप उसकी तरह तगड़े हो जाओ, एक्चुअली तगड़े हो जाओ एंड देन लोग आपको छेड़े ना, तो उस तरह का फंडा यहाँ पे कुछ लग रहा है, ठीक है। तो मतलब काफी नॉट दैट गुड ऑफ एन एग्जाम्पल, बट चलो कोई चक्कर नहीं, हम लोग चला लेंगे, है ना। सेकेंड इज नेक्स्ट इज हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। ये जनरली वो जानवर करते हैं जो कि अपने हार्श एनवायरनमेंट से भाग नहीं पाते हैं, तो क्या करते हैं वो उस हार्श एनवायरनमेंट को निकालने की कोशिश करते हैं, जो कि टेम्पररी टाइम का होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हाइबरनेशन होता है या एस्टिवेशन होता है। हाइबरनेशन इज जनरली फॉर कूल एनवायरनमेंट, है ना। अगर मान लो 6 महीने के लिए जो है वो सर्दियां आ रही हैं, तो फॉर 6 मंथ क्या होगा, एक जानवर जो है वो क्या करेगा, वो उस 6 मंथ्स को उस कूल ठंडी विंटर्स जो है उसको निकाल देगा बाय स्लीपिंग, बिकमिंग फिजियोलॉजिकली डॉर्मेंट हो जाएगा और फिर उसको इस तरह से निकाल लेगा, ठीक है। एस्टिवेशन में क्या होता है, एस्टिवेशन इज अबाउट समर्स, ठीक है। बहुत हार्श समर्स हो जाती है, तो समर्स को जो है गर्मी के टाइम को निकालने के लिए जानवर इसे यूज करते हैं। अगेन ये जो आपका मोस्टली ये जो आपकी टेक्निक होती है, मोस्टली इट इज डन बाय रोडेंट्स, है ना। रोडेंट्स इसे करते हैं, जैसे स्क्विरल्स हो गए या फिर रैट्स हो गए, वो ये काम करते हैं। हाइबरनेशन में जैसे कि नदरन स्क्विरल्स हैं, आपको ये मिलती हैं आर्कटिक के पास में। एस्टिवेशन आपको जो है मोस्टली जो रोडेंट्स हैं, ऑस्ट्रेलियन रोडेंट्स हैं, वो आपके ये काम करते हैं, ठीक है। सो एस्टिवेशन, हाइबरनेशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पोलर बियर। दे आर नॉट एग्जाम्पल ऑफ लाइक क्लासिकल हाइबरनेशन, एक्टिव हाइबरनेशन है, वो चले तो जाते हैं डॉर्मेंट स्टेट में, बट दे आर वेरी मच एक्टिव। उनके फिजियोलॉजिकल जो बॉडी है काफी एक्टिव रहती है, ठीक है। बट हाइबरनेशन, एक ओनली प्राइमेट विच डज हाइबरनेशन इज लेमूर, ठीक है नी। तो ये जो है मेडागास्कर लेमूर है, वो आपका जो है दिस इज द ओनली प्राइमेट जो कि नोन है एस्टिवेशन सॉरी आपका हाइबरनेशन करने के लिए, ठीक है। सो इसको एक बार देख लेना। देन इज पॉपुलेशन में जो है अगेन क्या होता है, इट इज नथिंग बट अ काउंट ऑफ अ स्पीशी इन एनवायरनमेंट। एक एनवायरनमेंट में स्पीशी अकाउंट, जैसे मैंने आपको प्राइड ऑफ टाइगर्स या शोल्स ऑफ फिशेस के बारे में बताया, एक पर्टिकुलर जगह में ये जानवर जो है इसकी पॉपुलेशन ये इंटरब्रीड करती हैं, एक दूसरे के साथ compete करती हैं, ठीक है जी। एक दूसरे के साथ जो है कोऑपरेट करती हैं, इस तरह से जो है आपको पॉपुलेशन देखने को मिलती है, ठीक है। इस पॉपुलेशन में एडिशंस भी होते हैं, इस पॉपुलेशन में डिलीशन भी होते हैं। एडिशन जैसे कि इन नेटैलिटी से, ठीक है जी। नेटैलिटी मीन्स नए नए जो है जन्म हो रहा है, तो नए लोग ऐड होते हैं, मोर्टेलिटी से मर जाते हैं, ठीक है जी। इमिग्रेशन मीन्स उस बाहर से जो है वो जानवर आ गया, ठीक है, पॉपुलेशन में एडिशन हो गया। इमिग्रेशन मीन्स उस पॉपुलेशन में से कोई जानवर उठ के कहीं और चला गया, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन में हमको इंट्रैक्शन देखने को मिलते हैं, ओके। उसके बाद जो है बायोलॉजिकल कम्युनिटी आती है। बायोलॉजिकल कम्युनिटी क्या हुआ, बहुत सारे जानवर जो हैं वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और ये देखो, आप ये देखो, जैसे दिस इज बेसिकली टिपिकल एग्जांपल ऑफ सवाना। सवानास में आप देखोगे बहुत सारे जानवर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं ना। जेब्राज है, विल्डर बीस्ट हैं, डियर है, क्रोकोडाइल्स हैं, स्नेक्स हैं, टाइगर्स हैं, नॉट टाइगर सॉरी लायंस हैं आपके, देन चीता है, बहुत सारे इस तरह के जानवर है जो कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और बहुत सारे रिलेशनशिप बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि प्रेडेटर प्रे रिलेशन होते हैं, कंपटीशन का रिलेशन है, म्यूचुअलिज्म का रिलेशन है, और इसमें आपको बहुत सारी फूड चेन्स एंड ट्रॉफिक लेवल्स बनते हुए दिखते हैं, ठीक है जी। करते हैं इसके बारे में बात एक एक करके। जैसे कि देखो, ये दिस इज अ प्रेडेटर प्रे रिलेशन, जो आपका विल्डर बीस्ट है इट्स अ प्रे, एंड टाइगर जो है इट्स सॉरी आपका लायन जो है इट्स अ प्रीडेटर, ठीक है जी। तो ये प्रेडेटर प्रे रिलेशंस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगेन लेट अस सी सम पॉपुलेशन इंटरेक्शंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन इंटरेक्शंस। अगेन जैसे कि फूड के लिए पॉपुलेशन इंटरेक्शन होता है, स्पेस के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, बहुत सारे इस तरह के इंटरेक्शंस हम लोग देखते हैं। कुछ इंटरेक्शंस अगर हम स्टडी करें तो इस तरह के आपको देखने को मिलेंगे, ये 5-6 तरह के आपको जो है इंटरेक्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें एक स्पीशी दूसरे स्पीशी के साथ इंटरेक्ट करती है। और इसमें क्या होता है, या तो एक स्पीशी दूसरे स्पीशी से गेन करती है, दोनों स्पीशी गेन करती है, दोनों स्पीशी लॉस करती हैं, या एक स्पीशी गेन करती है, एक स्पीशी लॉस करती है, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं फटाफट से, जैसे म्यूचुअलिज्म है। म्यूचुअलिज्म में क्या है, दोनों स्पीशीज जो है क्या करेंगी, गेन करेंगी। दैट मीन्स एक स्पीशी को भी कोई फायदा हो रहा है तो वो दूसरी स्पीशी के साथ इंटरेक्ट करती है, और दूसरी स्पीशी को भी कोई फायदा होता है तभी वो पहली स्पीशी के साथ इंटरेक्ट करती है। दोनों में ही जो है इंटरेक्शन में क्या आता है, पॉजिटिव आता है, ठीक है। म्यूचुअलिज्म के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं लिचन्स का। लिचन जो है वो क्या है, वो बेसिकली फंगी और आपका एल्गे का जो है क्या है, एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है, म्यूचुअल रिलेशनशिप है, जिसमें फंगस को जो है एल्गे फूड बना के देता है, एंड इवेंचुअली एल्गे क्या करता है, उसको एल्गे फूड बना के देता है, फंगस जो है मोबिलिटी और प्रोटेक्शन लेके देता है, ठीक है जी। सो लिचन्स एंड फंगी इस तरह का, लिचन्स जो है इट्स वन ऑफ देम। एंड इसके अलावा बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि कोरल्स एंड जूजैंथले है,
ठीक है जी। कोरल्स एंड जूजांथले, जूजांथले एक तरह का एल्गे है जो कि कोरल्स के अंदर मिलता है, कोरल्स को फूड बना के देता है एल्गे, एंड कोरल्स जो है उसे प्रोटेक्शन देते हैं, तो वही भी म्यूचुअलिज्म हो गया, ठीक है जी। सो दिस आर कॉल्ड एज म्यूचुअलिज्म, है ना। देन सिमिलरली देयर इज कॉल्ड समथिंग कॉल्ड एज कंपटीशन। कंपटीशन में क्या होता है, जब दो स्पीशीज compete करती हैं, जैसे कि अगर compete करेंगे दोनों स्पीशीज को ही हार्म होगा, ठीक है, जैसे लड़ती हैं दो स्पीशीज, ये दो स्पीशीज जैसे कि आपका लायन एंड लेपर्ड लड़ पड़े, या फिर लायन, इवन लायन जो है दूसरे लायन से लड़ पड़ा, तो दोनों इसमें क्या होता है, दोनों ही सूरतों में कंपटीशन से क्या होता है, दोनों ही स्पीशी को प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ये जो है इंट्रा स्पीशी भी हो सकता है एंड इंटर स्पीशी भी हो सकता है। इंट्रा स्पीशी मीन दो अलग अलग स्पीशी लड़ रही हैं, इंटर स्पीशी मीन सेम ही स्पीशी के मेंबर्स लड़ते हैं, ठीक है जी। देन इज प्रिडेशन, प्रिडेशन में क्या होगा, जो प्रीडेटर है उसको जो है फायदा होगा, एंड जो प्रे है इसको क्या होगा, नुकसान होगा आपका, ठीक है जी। प्रेडेटर को फायदा, प्रे को नुकसान, ठीक है। देन इज पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म में क्या होता है, पैरासिटिज्म में जनरली जो है जो पैरासाइट्स होते हैं, पैरासाइट्स आर दोज ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रह के उनका न्यूट्रिएंट लेते हैं, उनका न्यूट्रिशन लेते हैं और उनको हार्म पहुंचाते हैं, कुछ हार्म पहुंचाते हैं, कुछ नहीं भी पहुंचाते, बट अगेन इसको हम पैरासिटिज्म में डाल देते हैं, ठीक है जी। इसमें जो पैरासाइट होता है वो अगेन गेन करता है, और जो होस्ट होता है वो क्या करता है, लॉस लेता है, जनरली उसकी लाइफ, उसकी विरिलिटी, ये सारी चीजें कम होती हैं, एंड इनको जो है नुकसान होता है, ठीक है जी। ये पैरासाइट्स भी बहुत तरह के होते हैं, एंडो पैरासाइट्स होते हैं, एक्टो पैरासाइट्स होते हैं। एक्टो मीन जो शरीर के ऊपर मिलते हैं, जैसे लिक्स टिक्स होते हैं, जू होते हैं ना, बचपन में हमने जू सुने थे, दे आर एक्टो पैरासाइट्स, है ना। एंडो पैरासाइट जो कि शरीर के अंदर मिलते हैं, जैसे अगर मैं ह्यूमन के एंडोपैरासाइट की बात करूं तो जैसे कि आपका टेप वर्म हो गया, है ना, टेप वर्म हो गया, या फिर आपका रिंग वर्म हो गया, ये सारे क्या हैं, दे आर एंडोपैरासाइट्स हैं, ठीक है कि नहीं। देन इज कमेंसैलिज्म, कमेंसैलिज्म में क्या होता है, जनरली एक जानवर को फायदा होता है, दूसरे को कोई नुकसान या कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है जी। जो एक जानवर जो यानी छोटा जानवर है उसे फायदा होता है, और दूसरे बड़े जानवर को कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे कमेंसैलिज्म में शार्क्स के साथ में आप देखना कुछ सकर फिशेज होती है ना, कभी अगर आपने शार्क देखी होगी डिस्कवरी चैनल में, तो उसके आसपास में देखना फिन्स के साथ या इसके साथ ऐसे छोटी छोटी मछलियां चिपकी होती हैं, ठीक है। सो अब इन मछलियों का क्या फायदा है, कमेंसैलिज्म का मतलब है साथ में खाना खाना। तो जब शार्क खाना खाती है तो उसके जो जॉस के अंदर जो भी चीज आती है तो उसके क्रम्स जो है इधर उधर गिरते हैं, जो कि ये फिशेज खाती हैं, इनको जो है फायदा हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली हिप्पोज हैं, हिप्पोज वो बेसिकली क्या करते हैं, हिप्पोज जब चलते हैं तो भारी होते हैं, जब चलते हैं तो क्या होता है, वो जमीन पे पैर रखते हैं, दबाते हैं, और वहां से कीड़े बाहर निकलते हैं, और उनके ऊपर जो बर्ड्स बैठी होती है वो उन कीड़ों को खा लेती है ना। तो अगेन ये भी काइंड ऑफ कमेंसैलिज्म है कि साथ में जो है खाना खाना है, ठीक है। एंड देन इज एमेंसैलिज्म, एमेंसैलिज्म में क्या होता है, एक स्पीशी को हो, बड़ी स्पीशी को कोई फायदा नहीं होता, छोटी स्पीशी को नुकसान हो जाता है, ठीक है। जनरली ये आपको प्लांट्स के अंदर देखने को मिलेगा, जनरली क्या, जैसे कि आपका आपका चेस्टनट का पेड़ है, ठीक है। चेस्टनट के पेड़ में क्या होता है, बेसिकली वो पेड़ जो है वो ग्राउंड में इस तरह केमिकल्स रिलीज करता है कि आसपास उसके जो है कोई भी पेड़ उगता नहीं है, ठीक है। सो इससे क्या है, बेसिकली जो और कोई आसपास की जो स्पीशी है पेड़ों की वो या प्लांट्स की, वो जो है क्या होती है, उसको नुकसान हो जाता है, बट जो ये चेस्टनट वाली पेड़ है इसको ना नुकसान है ना फायदा होता है, ठीक है जी। तो ये कुछ पॉपुलेशन इंट्रैक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा बायोटिक कम्युनिटी की अगर और बात करूँ तो हम लोग यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, वो है कुछ और कंसेप्ट हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि कीस्टोन स्पीशी। कीस्टोन स्पीशी क्या होते हैं, जनरली वो स्पीशी होती हैं जिनके ऊपर सारा इकोसिस्टम खड़ा होता है, ठीक है जी। अगर आप इस तरह से एक आर्च बनाओ और आर्च के ऊपर ये जो लास्ट का पत्थर होता है, ये पत्थर ऐसा है कि अगर ये पत्थर गिर जाएगा, ठीक है, कि ये पत्थर गिर गया तो सारा जो इकोसिस्टम है वो ढह जाता है। तो जनरली कीस्टोन स्पीशी वो स्पीशी होती है जो सारे इकोसिस्टम को बांध के रखती हैं, ठीक है। जनरली ये प्रेडेटर्स होते हैं, जैसे कि अगर आप बात करो टाइगर्स की, ठीक है। टाइगर्स, अगर टाइगर्स के इकोसिस्टम में टाइगर्स नीचे चले जाएंगे तो क्या होगा, इनको खाने वाले जो डियर की पॉपुलेशन है वो मल्टीप्लाई करेगी बहुत ज्यादा। डियर की पॉपुलेशन मल्टीप्लाई करेगी तो क्या होगा, वो सारी घास खा जाएंगे, घास खा जाएंगे तो क्या होगा, सारे पेड़ जो हैं वो घास खा जाएंगे तो क्या होगा, सारा इकोसिस्टम, इसके ऊपर जो सर्वाइव करने वाले जानवर है वो भी खत्म हो जाएंगे। धीरे धीरे जो है सॉइल का इरोजन हो जाएगा, तो यहाँ पे पेड़ जो है वो भी खत्म हो जाएंगे, और इस तरह से जो है बहुत सारे इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो एक टाइगर के जाने से जो है बहुत सारा नुकसान हो सकता है पूरी इकोसिस्टम को, ठीक है जी। तो ये वो जानवर है जो कि पूरे इकोसिस्टम को मेंटेन करके रखते हैं, जैसे कि टाइगर्स हो गए या फिर वुल्व्स हो गए, है ना, ये बहुत सारे आपके जानवर हैं। देन इज
समथिंग कॉल्ड एज लिंक स्पीशीज। लिंक स्पीशीज क्या होते हैं जनरली, दे आर जनरली न्यूट्रिएंट एब्जॉर्बर्स होते हैं या फिर न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं या फिर जो है पॉलिनेटर्स होते हैं जो क्या करते हैं, दो स्पीशीज को लिंक करते हैं, ठीक है, या एक ही स्पीशी के अलग अलग मेंबर्स को लिंक करते हैं। जैसे कि बटरफ्लाइज हैं, बीज हैं, क्या करते हैं, पॉलिनेशन का काम कर रहे हैं, है ना। तो ये पॉलिनेशन का काम कर रहे हैं, बेसिकली क्या करते हैं, लिंक करते हैं। सिमिलरली माइकोराइजे फंगी है, ये फंगस जो है जनरली पेड़ों के जड़ों में मिलती है, इस तरह चिटी चिटी रुई टाइप की फंगस होती है, ये मिलती है पेड़ों की जड़ों में, और ये क्या करती है, बेसिकली सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है ताकि वो पेड़ों को प्रोवाइड हो सके और पेड़ जो है इस न्यूट्रिएंट को यूज करके बड़े होते हैं, है ना। तो ये सारे क्या है, लिंक स्पीशीज। दे आर लिंक स्पीशीज, जनरली दो स्पीशीज के बीच का लिंक का काम करते हैं या फिर एक स्पीशी और इसके फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच का लिंक का काम करता है, ठीक है। जैसे लेग्यूमिनस प्लांट में आपको राइजोबियम बैक्टीरिया के नोड्यूल्स देखने को मिलते हैं, दे आर ऑल्सो द सेम एग्जाम्पल, ओके। देन इज इंडिकेटर स्पीशीज। इंडिकेटर स्पीशीज दे आर वेरी वेरी, आप कह सकते हो दे आर सेंसिटिव स्पीशीज होती है, और इकोसिस्टम में थोड़ा सा भी चेंज आने पे ये स्पीशीज जो है क्या होती है, इंडिकेट करती है, इनकी जो है नंबर्स खत्म होने लग जाते हैं या जो है इनके क्वालिटी में जो है वो चेंज आ जाता है, क्वालिटी खराब होने लग जाती है, तो ये जो है इंडिकेटर स्पीशीज होती हैं। जैसे कि कोरल्स हैं, लिचन्स हैं, देखो अगर कुछ भी होगा वाटर इकोसिस्टम में, कोरल जो है जनरली आपको शैलो ओशंस में देखने को मिलते हैं, शैलो ट्रॉपिकल वाटर्स में देखने को मिलते हैं आपको। सो अगर कुछ भी वहाँ पे इकोसिस्टम में चेंज आ रहा है, जैसे पानी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, पानी की क्लैरिटी खत्म हो रही है, टर्बिडिटी आ रही है, कोई फंगल इन्फेक्शन आ गया है, इससे क्या होता है, कोरल जो है उनका ब्लीचिंग हो जाता है, ठीक है ये। और कोरल जो है वो क्या करते हैं, वो इकोसिस्टम में बहुत सारी चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, और कोरल ब्लीचिंग का मतलब क्या है, द होल इकोसिस्टम इज इन डेंजर, ठीक है। तो दे आर कॉल्ड एज बेसिकली द इंडिकेटर स्पीशीज। इसके बाद हम लोग जब बायोटिक कम्युनिटी की बात करते हैं, तो जब दो इकोसिस्टम कहीं पे मिलते हैं, दो इकोसिस्टम की बाउंड्री पे हम लोग क्या देखते हैं, एक इकोसिस्टम ए है, ये इकोसिस्टम बी है, इसकी बाउंड्री पे वी गेट समथिंग कॉल्ड एज द एज इफेक्ट, ठीक है नहीं, एज इफेक्ट। सो बेसिकली व्हाट इट इज, एज इफेक्ट इज नथिंग, या एज इफेक्ट जो है ये वो एरिया है आपका, ये जहां पे दो इकोसिस्टम्स आके मिल रहे हैं, उस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, इकोटोन्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका घास का मैदान है और तालाब है, तो अगेन ग्रास एंड तालाब जो है या फिर आपका लेट अस से सम स्ट्रीम, तो जब ये मिलती है तो जहाँ जो बाउंड्री में मिल रही है उसे हम इकोटोन बोल देते हैं, और वहां पे जो है आपको क्या, दोनों ही ग्रास में जितनी नंबर ऑफ बायोटिक कम्युनिटी देखने को मिलेगी, ए यहाँ पे जितनी नंबर ऑफ बायोटिक कम्युनिटी देखने को मिल रही है, मान लो यहाँ पे 3 देखने को मिल रही है, बी में यहाँ पे 3 देखने को मिल रही है, बट यहाँ पे जो आपका जहाँ पे ये इकोटोन वाला रीजन होगा, वहां पे जो है ये कम्युनिटीज काफी ज्यादा देखने को मिलती है। 9, लाइक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ जस्ट, कि बहुत सारी यहाँ पे आपको स्पीशीज देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं एज इफेक्ट, ठीक है। एज में आने से क्या होता है, ज्यादा नीचे डेवलप होते हैं, ज्यादा हैबिटेट डेवलप होते हैं, अलग अलग तरह के जानवर निकलते हैं, और ज्यादातर यहाँ पे जो है आपको स्पीशीज ज्यादा देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल इकोसिस्टम्स, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज एज इफेक्ट, ठीक है। और इन स्पीशीज को हम लोग क्या कहते हैं, एज स्पीशी बोलते हैं। जैसे कि इसी का एग्जांपल लूं तो स्नेक्स आर देयर, देन उसके बाद लॉट ऑफ एम्फीबियन जैसे फ्रॉग्स हैं, ये दे आर देयर, टर्टल्स दे आर देयर, बर्ड्स दे आर देयर। तो बेसिकली दीज आर ऑल एज स्पीशीज, है ना, ये एजेस में मिलते हैं आपको दो इको सिस्टम के बीच में, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका। देन इज इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। एक किसी इकोसिस्टम में जो बायोटिक कम्युनिटी आपको देखने को मिलती है, ठीक है, जो बायोटिक कम्युनिटी आपको देखने को मिल रही है, ये स्टेबल, ये मतलब बेसिकली वो ये जो है अनचेंजिंग नहीं होती, कांस्टेंट नहीं होती, कंटिन्यूसली क्या है, यहाँ पे हम लोग चेंजेस देखते रहते हैं। कब तक, जब तक कि जो इकोसिस्टम जो है अपने क्लाइमैक्स में नहीं पहुंच जाता और यहाँ पे क्लाइमैक्स कम्युनिटी नहीं आ जाती, ठीक है जी। इस तरह के जो है बायोटिक कम्युनिटी का चेंज एक से दूसरा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं, ठीक है। इकोलॉजिकल सक्सेशन में हो क्या रहा है, बेसिकली बायोटिक कम्युनिटी जो है, एक बायोटिक कम्युनिटी दूसरी बायोटिक कम्युनिटी को रास्ता देती है जब तक कि क्लाइमैक्स और स्टेबल कम्युनिटी नहीं आ जाती है, ठीक है जी। अलग अलग प्रकार का होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन, जैसे प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है। प्राइमरी सक्सेशन के अंदर हमें क्या देखते हैं, ये 2 प्रकार का होता है, ज़ेरार्क एंड हेड्रार्क, ठीक है जी। अभी अभी जो कोई तालाब बना है उसके अंदर हम लोग जब सक्सेशन देखते हैं, बायोटिक कम्युनिटीज का आना देखते हैं, तो उसे हम लोग हाइड्रार्क बोलते हैं। और जब हम बेयर रॉक्स के ऊपर जो है हम लोग किसी कम्युनिटी के आना स्टार्ट देखते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग ज़राक बोलते हैं, ठीक है जी। सो जो सबसे पहली स्पीसीज आएंगी यहाँ पे, इन दोनों कम्युनिटीज में सबसे पहली स्पीसीज आएंगी हार्डी स्पीशीज होंगी, जो कि एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स को झेल सकती है, और इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें हम लोग पायनियर स्पीशीज बोल देते हैं, ठीक है। ये पायनियर स्पीशीज क्या होती हैं, बेसिकली
ग्राउंड सेटअप करेंगी फर्दर बायोटिक कम्युनिटीज़ के आने का, जैसे कि वेदरिंग के प्रोसेस को इंक्रीज करेंगी, जैसे कि सॉइल्स के फॉर्मेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करेंगी। इवेंचुअली उसके बाद क्या होता है, मल्टीपल आपको स्टेजेस देखने को मिलती है जिन्हें हम लोग सिरिल स्टेजेस बोलते हैं। ठीक है जी, अलग अलग स्टेजेस आते हैं, सिरिल स्टेज बोलते हैं, और यहाँ पे जो स्पीशी मिलती है उन्हें हम लोग सीरीज बोलते हैं। ठीक है कि नहीं। एंड इवेंचुअली तब तक चलता है जब तक एक स्टेबल क्लाइमैक्स कम्युनिटी नहीं आ जाती, जिसे हम लोग अगेन जैसे मैंने बोला दे आर कॉल्ड एज दी क्लाइमैक्स कम्युनिटी। ठीक है कि नहीं। तो आई एम श्योर ये आपने पढ़ा हुआ है इकोलॉजिकल, क्योंकि हम लोग रिवाइज करें तो मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा, सारा एक एक करके बताने रहा हूँ। सो दैट इज कॉल्ड एज ज़ेराक एंड हाइड्राक। ठीक है। सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है, ऑलरेडी एक स्टेबल क्लाइमैक्स इस कम्युनिटी जो है एक जगह पे होती है, उसमें जो है किसी नेचुरल या एंथ्रोपोजेनिक इवेंट के कारण क्या होता है, यहाँ पे ये कम्युनिटी वाइप आउट हो जाती है। और इसके बाद जो है क्या, जैसे फॉर इंस्टेंस आग लग गई है ना, एक जंगल में आग लग गई, आग लगने के बाद क्या है, सारी कम्युनिटी जो है साफ हो गई यहाँ से, एंड यहाँ पे फिर दोबारा सक्सेशन स्टार्ट हुआ। ठीक है। अब ये सक्सेशन बाकी प्राइमरी सक्सेशन की तरह नहीं, क्योंकि वहां पे पहले कोई कम्युनिटी थी नहीं और वहां पे राइट काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, न्यूट्रिएंट्स, सॉइल वो थे ही नहीं यहाँ पे, बट यहाँ पे ऑलरेडी सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स सब कुछ अवेलेबल है। सो यहाँ पे जो है वो स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं होता, बीच की किसी पोजीशन से स्टार्ट होता है जनरली। यहाँ पे पहले जो है आपके आपको जो है श्रब्स एंड प्लांट्स देखने को मिलेंगे, एनुअल प्लांट्स, एनुअल हर्ब्स देखने को मिलेंगे, उसके बाद धीरे धीरे जो है वेजिटेशन में आपको जंगल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है। सो ये क्या होता है आपका, दिस इज इकोलॉजिकल सक्सेशन। ओके। सो देन इज फटाफट से बात करते हैं हम लोग इकोसिस्टम। अब हम आगे एक ऊपर और हम लोग बात करें इकोसिस्टम। ठीक है। आर्थर टेंसले ने इसको जो है कॉइन किया था वर्ड को, और इसमें बेसिकली क्या है, इसमें सेम जैसे मैंने आपको बताया कि एबायोटिक फैक्टर्स एंड बायोटिक फैक्टर्स वो क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। अगेन ये जो है फर्दर दो टाइप्स के होते हैं, टेरेस्ट्रियल, जब ब्रॉडली दो टाइप्स के होते हैं, एक जमीन पे मिलने वाले इकोसिस्टम दे आर कॉल्ड एज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स, एंड सेकंड इज एक्वाटिक इकोसिस्टम। ठीक है। नाउ यू कैन सी, लुक एट दिस लेक, ये पे जो इकोसिस्टम आपको देखने को मिल रहा है, दे आर दी बेसिकली एक्वाटिक इकोसिस्टम, एंड जो आपको ग्रासलैंड में देखने को मिला, दिस इज ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ठीक है जी। दिस इज बेसिकली नथिंग बट इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम में होता क्या है, इकोसिस्टम में जैसे मैंने आपको बताया, इकोसिस्टम में एबायोटिक फैक्टर्स, एबायोटिक एस्पेक्ट्स, वो बायोटिक या जीवित जानवरों के साथ जो है इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये एबायोटिक फैक्टर क्या है, बेसिकली फिजिकल एनवायरनमेंट है, और उसका इंटरेक्शन है किसके साथ, ऑर्गेनिजम्स के साथ। तो किस प्रकार होता है, चार प्रकार से होता है। ये चार जो है प्रकार हैं, प्रोडक्टिविटी, डीकॉम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ठीक है। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि जैसे सन की लाइट पड़ती है ना, सनलाइट इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ एनर्जी। इस एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, इस एनर्जी को हम लोग प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट करते हैं, हम लोग बायोमास प्रोडक्शन जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। बायोमास प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। सो ये बायोमास, इसी दिस इज प्रोडक्टिविटी इज नथिंग बट रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। ठीक है। सो क्या होता है यहाँ पे, ये सन की रेज को लेके जो प्राइमरी, दीज आर कॉल्ड, ये एक आपका एक वो बन गया, एक लेवल बन गया, जहां पे क्या कहते हैं, प्राइमरी जो प्रोड्यूसर्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ये सन की एनर्जी को यूज करके क्या बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करके ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है जी। इवेंचुअली प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के बाद दूसरा लेवल आता है, जो कि इस जो मतलब ये जंगल है या आपका वेजिटेशन है, इसको खा के इवेंचुअली एनर्जी या फिर ये जो है बायोमास बनाते हैं, जैसे कि आपका दे आर प्राइमरी कंज्यूमर्स है ना, प्राइमरी कंज्यूमर, जैसे कि आपका रैबिट हो गया है ना, रैबिट हो गया आपका, या फिर यू नो लाइक दिस काइंड ऑफ, आप इवन लाइक योर डियर, इस तरह के जानवर, दे आर पार्ट ऑफ योर प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक है। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स, इनको खाने वाले जो हैं, दे आर कॉल्ड एज दी प्राइमरी, दिस दे कॉल्ड एज सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ठीक है। ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी बोलते हैं इनको। प्राइमरी कंज्यूमर्स को हम लोग हर्बीवोरस भी बोलते हैं, हर्बीवोर एनिमल्स भी बोलते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स को हम लोग कार्निवोर्स भी बोलते हैं। ठीक है। ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। एंड देन फाइनली जो है इसके ऊपर एक और लेवल मिलता है आपको देखने के लिए, दे आर जनरली द ओमनिवोर्स, ओमनिवोर्स भी बोल देते हैं, या फिर टर्शरी कंज्यूमर्स भी बोल देते हैं। ये टर्शरी कंज्यूमर क्या होते हैं, टॉप में बैठे होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये जनरली प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर्स को कंज्यूम करते हैं। ठीक है जी। सो प्रोडक्टिविटी क्या है, बेसिकली प्रोडक्टिविटी इज रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। बायोमास मींस आप मैं हम लोगों को कुछ भार है ना, हम लोगों को कुछ बायोमास है, तो दैट बायोमास इज दैट इट इज दिस प्रोडक्ट, इसी को हम लोग प्रोडक्टिविटी में देखते हैं। सन की लाइट को यूज करके या एनर्जी को यूज करके प्राइमरी प्रोड्यूसर्स वो अपना जैसे बायोमास बनाते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और इसी तरह से जो है बाकी जो लेवल्स हैं, इनमें जो
बायोमास बनता है, इसे हम लोग सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है नहीं, इस तरह से हम लोग प्रोडक्टिविटी देखते हैं। ये प्रोडक्टिविटी आपको अलग अलग लेवल्स पे देखने को मिलती है, हर एक इकोसिस्टम में आपको ये लेवल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये जो मैं 4 लेवल दिखाए, हर एक इकोसिस्टम में आपको लेवल्स देखने को मिलेंगे। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम लोग ट्रॉफिक लेवल्स बोलते हैं। ठीक है, ये ट्रॉफिक लेवल्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग जो है ये लेवल्स को बनाते हैं। जनरली एक ट्रॉफिक लेवल अपने जो लोअर ट्रॉफिक लेवल के ऊपर डिपेंड करता है, और जो हायर ट्रॉफिक लेवल है वो लोअर ट्रॉफिक लेवल के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर न्यूट्रिशन, फॉर एनर्जी। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि बायोमास का प्रोडक्शन होता है हर ट्रॉफिक लेवल पे, एंड एनर्जी जो है एक अपना एक जो ट्रॉफिक लेवल है उसे दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे फ्लो करती है। ठीक है जी, एनर्जी फ्लो भी सेम वही चीज है। सन से जो एनर्जी आती है उसका सिर्फ 1% जो है वो हम लोग लेटर से 10,000 जूल्स के आसपास में एनर्जी आ रही है, उसका 1% जो है वो प्लांट्स कंज्यूम करते हैं। ठीक है जी, उसके अलावा जो है फिर उसके बाद 10% जो एनर्जी है प्लांट से जो 1% इसका लेटर से 1000 जूल्स हो गया आपका। फिर उसके बाद जो 10% है वो आपका फर्दर ट्रॉफिक लेवल पे जाता है, दिस इज 100। देन 10% फर्दर आगे जाता है, दिस इज 10, एंड देन फर्दर आगे जाता है 1 जूल। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग देखते हैं कि एनर्जी जो है वो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जाती है, तो क्या होती है, उसका जो एसिमुलेशन है वो कम होना लग जाता है। ठीक है, हर एक लेवल पे हम लोग एनर्जी की एसिमुलेट होकर बायोमास का प्रोडक्शन देखते हैं, इसको हम लोग स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं। ठीक है जी, हर एक ट्रॉफिक लेवल की क्या है, अपनी एक स्टैंडिंग क्रॉप है। स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब कुछ नहीं है, इट इज जस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो उस ट्रॉफिक लेवल पे आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है जी, देन इसके अलावा नेक्स्ट वन इज डीकॉम्पोजिशन। अगेन ये सब जो ऑर्गेनिक लाइफ है ये मरेगी, ये मरती है तो क्या होता है, इनके ऊपर जो है फर्दर कुछ सेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स काम करते हैं, और वो क्या करते हैं बेसिकली, वो इनके जो इनको न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनको तोड़ते हैं, एंड देन इवेंचुअली वो फर्दर जो है दोबारा यूज हो जाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज डीकॉम्पोजिशन। जैसे कि मान लो कोई पेड़ जो है वो टूट के गिर गया, इवेंचुअली इसके ऊपर क्या होगा, पहले या फिर कोई जानवर है, लेटर से कोई जानवर जो है मर गया, इवेंचुअली इसके ऊपर पहले क्या होगा, पहले इसके ऊपर लाइक मोस्टली इसका जो है डीकॉम्पोजिशन होगा, है ना, पहले फ्रेगमेंटेशन होगा। फ्रेगमेंटेशन कैसे होगा, इसका फिजिकली ब्रेक डाउन होगा इसका, जैसे कोई जानवर है वो इसको आके खाएंगे, नोचेंगे, या इवन जो है अर्थवॉर्म्स हैं, ये सारी चीजें वो इनको खाएंगी, नोचेंगी। ठीक है जी, तो इवेंचुअली पहले इसका फ्रेगमेंटेशन होगा। फ्रेगमेंटेशन के बाद क्या होगा, इवेंचुअली यहाँ पे प्रोसेस होगा लीचिंग का। ठीक है जी, मोस्ट ऑफ जो इसके न्यूट्रिएंट्स है वो लीच कर जाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस होगा ह्यूमिफिकेशन का। ह्यूमिफिकेशन में क्या होता है, जो भी वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो जो है मतलब वो उड़ जाते हैं। ठीक है जी, एंड उसके बाद जो है लेफ्ट ओवर जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बचते हैं उनका क्या होता है, उनका वो जो है रेसिस्टेंट होते हैं लाइक डीकॉम्पोजिशन के, तो बहुत धीरे धीरे जो है इसके ऊपर काम होता है। ठीक है, सो पहले इस फ्रेगमेंटेशन के बाद देयर इज फ्रेगमेंटेशन के बाद मैं गलत बोल गया, फ्रेगमेंटेशन पहले होता है, फ्रेगमेंटेशन के बाद कैटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन इज ब्रेक डाउन इनटू फिजिकल सब्सटेंसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाना। उसके बाद सेकंड होता है कैटाबॉलिज्म, जिसमें माइक्रोब जो हैं इनको ब्रेक डाउन करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, जैसे कि अगर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, इसको जो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में ब्रेक डाउन कर देंगे। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक डाउन हो जाना। इसके बाद जो है लीचिंग होता है, इन इंपॉर्टेंट मिनरल्स का जो है जमीन पे लीच कर जाना, इनके जमीन में नीचे चले जाना। एंड इसके अलावा जो है आपको क्या देखना, ह्यूमिफिकेशन देखने मिलता है, जो तो इजीली डिकम्पोजेबल ऑर्गेनिजम्स होती है, इजीली डिकम्पोजेबल पार्ट्स होते हैं वो तो हो जाते हैं, बट जो इजीली नहीं होते तो वो क्या बन जाते हैं, हार्ड खाद बन जाते हैं, दिस कॉल्ड एज ह्यूमस। एंड देन फाइनली ह्यूमस भी जो है क्या आते हैं, विद टाइम टूट जाते हैं, इसको हम लोग मिनरलाइजेशन कहते हैं, वो भी कंस्टिट्यूएंट्स में बढ़ जाती है। ठीक है, सो ये 3 जो है इंपॉर्टेंट प्रोसेस आपको देखने मिलता है थ्रू आउट इकोसिस्टम में। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम में प्रोसेस देखने मिलता है, दिस इज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। न्यूट्रिएंट साइकिल मीन्स कैसे न्यूट्रिएंट जो है वो विद टाइम क्या होता है, वो विद टाइम फिजिकल एनवायरनमेंट से लिविंग एनवायरनमेंट में जाते हैं एंड देन वापस आ जाते हैं। ठीक है नहीं, इसको हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ बायो जियो केमिकल साइकिल्स। ठीक है जी, बायो जियो केमिकल बेसिकली जो केमिकल्स हैं वो कैसे नॉन लिविंग से लिविंग के अंदर जाते हैं, देन लिविंग से कैसे बाहर वापस आ जाते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। अगेन ये भी एक इकोसिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। न्यूट्रिएंट जो है वो कंटिन्यूसली रिसाइकल करे जाते हैं ताकि इकोसिस्टम जो है बैलेंस में रहे। ठीक है, ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग 2 प्रकार की होती है, गैसेज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड न्यूट्रिएंट साइकिल एंड सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल। गैसेज जो है जनरली
एटमॉस्फेरिक या हाइड्रोस्फेरिक जो साइकिल्स होती हैं आपके, जैसे कि नाइट्रोजन साइकिल है, कार्बन साइकिल है, वाटर साइकिल है, दिस इज योर एटमॉस्फेरिक साइकिल्स। एंड सेडिमेंट्री साइकिल जो है जनरली जो कि अर्थ से निकलते हैं, लिथोस्फीयर से निकलते हैं, जैसे कि फॉस्फोरस साइकिल है, सल्फर साइकिल है, कैल्शियम साइकिल है, दे आर न्यूट्रिएंट साइकिल्स। ठीक है, एक ब्रॉड आपको एक डायग्राम दे देता हूं मैं, ब्रॉड डायग्राम जो कि बता देता है कि किस तरह से कैसे साइकिल का बेसिकली इन्वायरमेंट में और इकोसिस्टम में जो है कैसे एंट्री एग्जिट होती है। सो एटमॉस्फेरिक इनपुट हो सकता है, वेदरिंग इनपुट हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द साइकिल वो जाता है, एंड देन इवेंचुअली इट इज टेकन अप बाय प्रोड्यूसर्स। ठीक है, या वेदरिंग से आएगा तो पहले सॉइल में जाएगा, सॉइल से जो है ये प्रोड्यूसर्स के अंदर जाएगा। ठीक है, प्रोड्यूसर्स के बाद जो है ये इवेंचुअली कंज्यूमर्स के अंदर जाएगा, या प्रोड्यूसर्स मरेंगे तो क्या होगा, डिकम्पोजिशन से दोबारा सॉइल में चला जाएगा। कंज्यूमर्स जब अपना मतलब ऑर्गेनिक वेस्ट करेंगे या मरेंगे तो भी ये सॉइल के अंदर जाएगा, और इवेंचुअली वहां पे भी फिर क्या होगा, दे अपटेक हो जाएगा। ठीक है, विद टाइम कई बार गैसेस आउटपुट से या फिर हाइड्रोलॉजिकल आउटपुट मींस पानी ने बहा के ले गया, इस तरह से न्यूट्रिएंट इकोसिस्टम को लीव करेंगे। ठीक है, तो ये ब्रॉड मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम बना के दिया, इसको हम किसी भी साइकिल में डाल सकते हो आप, जैसे नाइट्रोजन साइकिल है आपकी। ठीक है, नहीं नाइट्रोजन में क्या होगा, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन जो है वो पहले सॉइल में बैक्टीरिया है उसे अपटेक करता है। ठीक है जी, उसको जो है नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रेट जो है देन उसके बाद प्रोड्यूसर्स यूज करते हैं उसको, देन प्रोड्यूसर्स के बाद कंज्यूमर्स यूज करते हैं, और जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको अंदर डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करता है, उसे फिर दोबारा कन्वर्ट करता है। ठीक है जी, अमोनिया अमोनिफिकेशन होता है, पहले अमोनिया में कन्वर्ट करता है, उसके बाद नाइट्रिफिकेशन होता है, उसे नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, एंड इस तरह से जो आपको चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, और जो वेस्ट है कई बार इस पर डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया काम करता है, और वो क्या करता है, नाइट्रोजन को दोबारा बाहर भेज देता है। तो ये अलग अलग तरह के आप यहाँ पे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग देखते हो, अलग अलग तरह की हो सकते हैं, गैसेस एज वेल एज योर लिथोस्फेरिक पेस्ट। ठीक है, देन अगेन इंपॉर्टेंट फूड चेन, फूड वेब, ये क्या चीज होती है। ट्रॉफिक लेवल तो मैंने आपको बता दिया, अगेन लेवल्स बने होते हैं जो कि हर एक इकोसिस्टम में आपको लेवल्स देखने को मिलेंगे जो कि क्या होते हैं, जो एक दूसरे के ऊपर न्यूट्रिशन के बेसिस पे डिपेंड करते हैं। फूड चेन जो है ऐसी एक लीनियर चेन होती है, हर एक ट्रॉफिक लेवल पे हम एक लीनियर चेन जो देखते हैं उसे हम फूड वेब कहते हैं, फूड चेन कहते हैं, जिसमें एक जानवर दूसरे जानवर के ऊपर फूड के लिए डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे पहले ट्रॉफिक लेवल में घास हो गई, ठीक है, दूसरे ट्रॉफिक लेवल में इस घास को खाने वाला ग्रास हॉपर, ठीक है, ग्रास हॉपर है, इस ग्रास हॉपर को खाने वाला लेटस से इज अ स्नेक, है ना, और स्नेक को खाने वाला लेटस से इज एन ईगल। तो बेसिकली क्या है, ये चारों ट्रॉफिक लेवल में एक लीनियर जो सीक्वेंस देखने में मिल रहा है फूड वेब, फूड का, दिस इज कॉल्ड एज फूड वेब। ठीक है, बट ऐसा जो है इकोसिस्टम में एक सिंगल ऐसी फूड चेन नहीं देखने को मिलती, इंटरमिंगलिंग देखने को मिलती है, इंटरकनेक्टेड वेब्स देखने को मिलते हैं। हर एक जानवर के ऊपर इसमें बहुत सारे खाने वाले होंगे, और एक जानवर का बहुत सारी चीजें खाना होंगी। ठीक है, इस तरह से एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम देखने को मिलता है जिसको हम लोग फूड वेब कहते हैं। जैसे कि इस ग्रास हॉपर को रैबिट खा सकता है, रैबिट को खाने वाली कैट है, कैट को खाने वाली ईगल भी है, कैट को खाने वाला कैट स्नेक को भी खा लेती है। ठीक है जी, कैट को खाने वाले जो है अदर जानवर भी हो सकते हैं, लेटस से वुल्फ है, तो इस तरह से वुल्फ को खाने वाला टाइगर है। ठीक है जी, घास को खाने वाला डियर भी है, डियर को खाने वाले टाइगर भी हैं, तो इस तरह से डियर को खाने वाला वुल्फ भी है। तो इस तरह से जो है एक जानवर के ऊपर मल्टीपल आपको इस तरह कॉम्प्लेक्स वेब देखने को मिलता है, एक इकोसिस्टम जिसे हम लोग फूड वेब बोल देते हैं। ठीक है, इसके बाद एक टेक्निकल टर्म हम लोग यूज करते हैं इकोसिस्टम में, दिस इज इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है, हम इस तरह से पिरामिड बनाते हैं, पिरामिड बना के देखते हैं कि भाई इकोसिस्टम में किस तरह के पिरामिड्स बन रहे हैं। ठीक है, ये है कुछ नहीं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जैसे कि नंबर्स की, मींस कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म देखने को मिल रहे हैं। ठीक है जी, जैसे कि बेस पहले ट्रॉफिक लेवल पे, दूसरे ट्रॉफिक लेवल, तीसरे ट्रॉफिक, चौथे ट्रॉफिक लेवल पे कितने ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं, उस तरह का हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड बनाते हैं। ठीक है जी, ये सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है। ठीक है कि नहीं, उल्टा भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है। तो तीन तरह के होते हैं, नंबर्स का, बायोमास का और एनर्जी का। ठीक है, याद रखना नंबर्स और बायोमास का जो पिरामिड है वो इन्वर्टेड हो सकता है, बट जो एनर्जी का पिरामिड है इट कैन नेवर बी इन्वर्टेड। दैट मीन्स जैसे जैसे हम लोग ट्रॉफिक लेवल पे ऊपर बढ़ते हैं तो जो एनर्जी है वो हमेशा कम होगी। ठीक है कि नहीं, कम होती है बाय द रेट ऑफ 10%। ठीक है कि नहीं, ये अपने को याद रखना है।
ओके, सो आई होप मैंने ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे थोड़े थोड़े ऊपर से कवर किए हैं। लैंडस्केप, देन लैंडस्केप जो है क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे इकोसिस्टम्स मिलके जो है एक लैंडस्केप बनाते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में। जैसे कि कोई नेशनल पार्क है, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ पे नदी भी दिखेगी आपको, थोड़े से पहाड़ भी दिख रहे हैं, ग्रासलैंड्स भी दिखते हैं, जंगल्स भी दिखते हैं। तो ये सारे जो है अलग अलग अपने आप में इकोसिस्टम है, बट मिलके एक पैच बनाते हैं, लैंडस्केप बनाते हैं। ठीक है जी। लैंडस्केप जो है और बड़े होकर क्या बनाते हैं, बायोम्स बनाते हैं। बायोम बहुत बड़े बड़े एरियाज है, ह्यूज लेंथ एंड ब्रेथ के एरियाज हैं, जहाँ पे सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन देखने को मिलते हैं, उसके कारण सिमिलर फ्लोरा एंड फौना देखने को मिलता है, जीव जंतु देखने को मिलते हैं। ठीक है जी। बहुत सारे होते हैं, जैसे डेजर्ट तुंद्रा है, टाइगा तुंद्रा है, आपका सॉरी डेजर्ट बायोम है, तुंद्रा बायोम है, टाइगा बायोम है, डिसूडियस बायोम है, रेन फॉरेस्ट बायोम है, ग्रासलैंड बायोम है, बहुत सारे इस तरह के बायोम्स हैं। ये एक मैप है, पिक्टोरिक रिप्रेजेंटेशन है बेस्ड ऑन टेम्परेचर एंड एनुअल रेंज ऑफ रेनफॉल। उसके बेसिस पे हम लोग देख सकते हैं जितने तरह के हमको बायोम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये 11 तरह के बायोम्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो इनको मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, इनको जो है आप एक बार ही देख लेना, आपने आई एम श्योर रिवाइज भी किए होंगे। सो आगे बढ़ते हैं। बायोम्स जो हैं वो सारे मिलके क्या बनाते हैं, सारे बायोम्स को कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ बायोस्फीयर। बीच में एक और टर्म होती है रेल्म यूज करते हैं, बट रेल्म को यूज करने की जरूरत नहीं है। सो ऑल द बायोम्स कलेक्टिवली दे फॉर्म द बायोस्फीयर और द लैंड ऑफ लिविंग। ठीक है, इंटायर पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर लिविंग थिंग्स जहां मिलती हैं और एग्जिस्ट करती हैं और इंटरेक्ट करती हैं, उसे हम लोग बायोस्फीयर बोल देते हैं। ठीक है जी। सो ये बेसिक जो है हम लोगों ने क्रोनोलॉजी पढ़ी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म गोइंग अप टिल द बायोस्फीयर, और इसमें जो हम लोग बहुत सारे इकोलॉजिकल कंसेप्ट देखते हैं। अगेन एक दो कंसेप्ट पूछे जाते हैं, तो ये सारे कंसेप्ट यहाँ पे ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट वाले कवर कर दिए हैं। अगेन आई होप दिस हेल्प यू आउट इन द रिविजन ऑल्सो। सो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा बायोडाइवर्सिटी के ऊपर बात करेंगे, इंपॉर्टेंट फ्लोरा फौना के ऊपर बात करेंगे, but that will be happening tomorrow. So I hope you like this video. If you do, please like, share and subscribe, and thank you very much. All the very best. Bye bye.